वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को पढ़ चुके हैं और लगभग 95% हमारा करंट अफेयर्स समाप्त हो चुका है। कुछ जो शेष बचा हुआ है उसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में उस करंट अफेयर्स को देख लेंगे। उसके बाद पूरे एक साल का जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स हमारा समाप्त हो जाएगा। तो उसका एक पीडीएफ हमने भेज भी दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है ए एडू। तो इस ए एडू टेलीग्राम चैनल पे हमने भेज दिया है और साथ ही साथ अब हम लोग ले चलेंगे कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद कुछ शॉर्ट वीडियो में भी हमारे चीज़ हैं जिन्हें आप, जो कि क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तो इन सभी में जो जो कुछ टॉपिक बच गए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिकंदर, और ये इंडियन पॉलिटी में जैसे कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जैसे कि राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो लगभग हमारे सारे टॉपिक को आप लोग आसानी से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बिहार के लिए भी लगभग हमने सारी चीज़ें भेज दी हैं और हमारा प्रयास होगा कि बिहार का करंट अफेयर्स भी जल्दी भेज दिया जाए। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार के करंट अफेयर्स को भी ले चलेंगे। तो पहले जो कुछ बचे टॉपिक हैं उसे हम लोग देख लिया जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस राष्ट्रीय आपात को, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहले देखिए, नेशनल इमरजेंसी अर्थात जो राष्ट्रपति की जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की वित्तीय आपात है, या फिर नेशनल इमरजेंसी, या फिर जो राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, अगर राज्यों में खास करके अव्यवस्था फैल गई है, प्रशासन तंत्र अच्छा ढंग से नहीं चल रहा है, तो उसके लिए राज्यपाल राष्ट्रपति से अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की आग्रह करता है। और इसमें अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाता है, और बहुत सारी उसमें बाध्यताएं आ जाती है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतर ढंग से हम लोग देखेंगे और जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहला, नेशनल इमरजेंसी 3 तरह का होता है। राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा जो होता है उसका नाम है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट पावर। और तीसरा जो होता है वो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपात। हालांकि अभी तक कोई वित्तीय आपात लगा नहीं है, पर भविष्य में ये हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति का पावर है, तो ये दिया गया है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आपात को, नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में, तो पहला प्रश्न तो यहीं पर इम्पोर्टेंट हो गया कि जितने सारे आपातकालीन प्रावधान हैं अर्थात इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं देश में या राज्यों में संकट के समय, वो भाग 18 में है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन या फिर जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस है, राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद पूछा जाएगा, तो संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में। तो अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक में ये आपातकालीन शक्तियों के बारे में वर्णन है। राष्ट्रपति की जितनी सारी आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन प्रावधान है, उन सब का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 352 से 360। ये जो आपातकालीन प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। इंपॉर्टेंट है कि आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, जर्मनी के संविधान से। अगर पूछा जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो आपातकाल लगाने का मुख्य उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना। तो आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यही है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना। अर्थात यदि संविधान के अनुसार राज्यों की स्थिति नहीं चल रही है, कुव्यवस्था फैल चुका है, प्रशासन तंत्र बिगड़ चुका है, देश में एकता समाप्त हो रही है, अखंडता पर हानि हो रहा है, लोकतंत्र गड़बड़ हो गया है, संविधान की रक्षा खतरे में है, तो इसको बचाने के लिए राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। यही आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना। तो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं आपातकालीन प्रावधान के अनुसार, हमने बता ही दिया। एक तो हो गया राष्ट्रीय आपात, अर्थात देश में कोई संकट आ गया, नेशनल इमरजेंसी, जैसे युद्ध हो गया, उसके बाद बाहरी आक्रमण हो गया। अब इसका नाम बदल दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपात। तो 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है, अभी हमने बताया कौन कौन। एक तो हो गया नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा वित्तीय आपात अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आते हैं आर्टिकल में। राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 352 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह चीज़ पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 में किसके बारे में बड़ चर्चा है? नेशनल इमरजेंसी के बारे में, राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब यह जो राष्ट्रीय आपात क्यों लगता है, तो इसका राष्ट्रीय आपात लगने का कारण है कि जब युद्ध की स्थिति आ गई, या फिर कहीं से बाहरी आक्रमण हो गया, या फिर सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब हो गया कि सेना का विद्रोह हो गया शस्त्र के साथ, अर्थात डायरेक्ट आक्रमण हो गया देश के ऊपर, युद्ध की स्थिति आ गई या बाहरी आक्रमण आ गया, तो इस स्थिति में क्या लगता है? नेशनल इमरजेंसी लगता है, राष्ट्रीय आपात लगता है। इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखेंगे कि जब हमारा मूल संविधान बना था, तो मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात के 3 कारण लिखे हुए थे, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। तो अभी हमने क्या बताया कि राष्ट्रीय आपात कब लगता है? 3 कारणों से, युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय। तो 3 कारण से। लेकिन जब हमारा मूल संविधान बना था तो युद्ध तो लिखा हुआ था, बाहरी आक्रमण भी लिखा हुआ था, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, बाकी जो युद्ध और बाहरी आक्रमण था ये दोनों शब्द लिखे हुए थे। लेकिन 1975 में जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार थी, 1975 ईस्वी में भारत की उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उस समय इसी अशांति शब्द, आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग हुआ था। इसी आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग हुआ था, तो इसी के बाद इस शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया था। तो इंदिरा गांधी के समय 2 बरस के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई थी। याद होगा कि 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, और इसमें ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जबरन लोगों की नसबंदी भी कराई गई थी। कई लोग जेल गए थे, जिसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। इसी के तहत लालू प्रसाद यादव भी हुए, सुशील मोदी भी हुए, और कई दिग्गज नेता इसी के उभर कर आए हैं। तो ये नेशनल इमरजेंसी का टाइम था, जिसमें 2 बरस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उस समय किसकी सरकार थी भारत में? तो 1975 से 1977 के बीच भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इसी आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग हुआ था, और उसी समय 44वां संविधान संशोधन पारित हो गया 1978 में।
तो इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत जो आंतरिक अशांति शब्द था उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। इसी आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में, तो इम्पॉर्टेंट है कि इस राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जो सशस्त्र विद्रोह शब्द था वह किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। और इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर देश में क्या लगा दिया? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था और बड़े बड़े नेताओं को क्या कर दिया था? तो जेल भेज दिया था। इसलिए जेल भेज दिया था कि इंदिरा गांधी का कहना था कि देश में ये सभी लोग आंतरिक अशांति फैला रहे हैं, तो इसी कारण उनको सबको उठाकर जेल भेज दिया गया था। इसीलिए 1975 से 1977 के समय को देश के लिए काला समय कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक टाइम कहते हैं उसे। तो देश के लिए काला समय किसे कहा जाता है? 1975 से लेकर 1977 तक का समय, 1975 से लेकर 1977 तक का जो समय था, जब इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उसके बाद का जो उस वहाँ तक का जो समय है वो देश के लिए काला समय कहा जाता है। अब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। जैसे ही इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में। 1977 के बाद तो 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया जनता पार्टी के द्वारा 1978 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने का कारण क्या है, कब लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू होता है जब मंत्री परिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को यह प्रस्ताव भेज देते हैं कि जब लिखित रूप में राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव भेजते हैं कि देखिए देश में जो है व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है, देश में प्रशासन तंत्र बिगड़ चुका है, तो ये सभी लिख कर क्या करते हैं? तो चूंकि इंदिरा गांधी के समय उस समय काफ़ी बहुत बोलबाला था, बहुमत की सरकार थी, तो मंत्री परिषद ने आसानी से राष्ट्रपति को लिख कर दे दिया, तो आसानी से राष्ट्रीय आपात लागू हो गया। तो राष्ट्रीय आपात तभी लागू होता है जब मंत्री परिषद जो है लिखित रूप में राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजते हैं। लेकिन मूल संविधान में क्या लिखा हुआ था? अब जो इसको कह दिया गया कि मंत्री परिषद लिख के दे देंगे, लेकिन मूल संविधान में क्या था? यदि प्रधानमंत्री कह दे कि देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति आ गई है, तो राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता था। तो उसी का जो है फायदा उठाया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। हालांकि उस समय स्थिति गड़बड़ भी थी, इंदिरा गांधी को लगा था कि देश की स्थिति वास्तव में थोड़ी सी डगमगा भी गई थी। तो खैर स्थिति क्या थी? तो जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय केवल यह लिखा गया था कि प्रधानमंत्री यदि कह दे, प्रधानमंत्री को यह पावर दे दिया गया था कि यदि देश को उन्हीं पर छोड़ दिया गया था कि देश को उनको लगे कि देश की आपात स्थिति, आंतरिक स्थिति गड़बड़ है, तो राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। तो उसी नियम के आधार पर इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। तो इसी का दुरुपयोग हुआ था 1975 में। लेकिन 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार जब आई तो 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद इसी संविधान संशोधन के तहत यह कह दिया गया कि मंत्री परिषद लिखित रूप से राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि देश में राष्ट्रीय आपात लागू होनी चाहिए। तब ही जाकर 44वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1978 में और यह लिखित कर दिया गया। उस समय केवल प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया गया था कि प्रधानमंत्री अगर कह दे कि ठीक है राष्ट्रीय आपात की स्थिति आ गई है तो लग जाएगा। लेकिन 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अब इसे लिखित रूप दे दिया गया कि यदि मंत्री परिषद सहमत हैं, लिखित रूप से देंगे कि देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, वे राष्ट्रपति को सूचना देंगे, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। इसी कारण 1975 में केवल इंदिरा गांधी और एक दो नेता मिलकर कह दिए कि देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति आ गई है, तो वह लागू हो गया था। अगर देश में अब यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है
कि अगर देश में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी तो घोषणा के 1 महीने के अंदर तक दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत अर्थात कुल सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि सदन सदस्यों के 2/3 सदस्य यदि हस्ताक्षर कर देंगे तभी जो है 1 महीना के अंदर यह राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि लिखित रूप से सूचना दे दिया मंत्रिपरिषद ने कि ठीक है राष्ट्रीय आपात की स्थिति आ गई है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिया, तब उसे सदन में भेजा जाएगा। अगर वहाँ के 2/3 सदस्यों ने अर्थात हस्ताक्षर किया, अनुमोदित कर दिया, अर्थात विशेष बहुमत से यह पास हो गया, तब जाकर यह राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। अब सदन के दोनों सदनों का मतलब क्या, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अनुमोदित होना आवश्यक है, दोनों के 2/3 सदस्यों से हस्ताक्षर होना आवश्यक है, अर्थात विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर वह हस्ताक्षर हो गया तो अनुमोदन होने के बाद यह राष्ट्रीय आपात कितने दिनों तक प्रभावित रहता है, 6 महीना तक। तो इम्पॉर्टेंट है, समय याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात एक बार अगर लग जाए तो कितने महीना तक वो प्रभावी रहेगा, 6 माह तक। 6 माह तक। अगर ऐसा लगता है कि 6 माह के बाद भी स्थिति गड़बड़ा रही है तो 6 माह के बाद भी यदि जरूरत पड़ती है तो फिर दोनों सदनों के पास जाया जाएगा, विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। फिर इसी प्रकार पास करना पड़ेगा, अर्थात फिर जो है मैंने 6 महीने के बाद 2/3 बहुमत से फिर पास कराना पड़ेगा। और इसी प्रकार जो है अगर 6 महीने करके अगर उसे आगे बढ़ाना है तो 6 महीने करके उसे बहुमत से पास कराना पड़ते जाएगा और राष्ट्रपति उसके बाद आपातकाल लगाते जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना एक बार राष्ट्रीय आपात लग गया तो कितने समय के लिए रहेगा, 6 महीना। अगर उसे फिर बढ़ाना है तो फिर 6 महीने के बाद क्या करना पड़ेगा, जैसे उसका समय समाप्त होता है तो फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत अर्थात 2/3 सदस्यों से क्या करना पड़ेगा, कुल सदस्यों के 2/3 अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। फिर वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। कौन, ये 6 महीने का प्रावधान कि एक बार राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो कितने महीने के लिए प्रभावी होगा, 6 महीने के लिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह बात जोड़ा गया। अब देखिए 1 महीने के अंदर चूंकि लिखित सूचना देनी पड़ती है, लेकिन यदि 1 महीने के भीतर अनुमोदन नहीं होता है सदस्यों के द्वारा तो यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो नई लोकसभा के प्रथम बैठक से 30 दिनों तक राष्ट्रीय आपात लागू रह सकती है। जैसे कहने का मतलब है क्या कि अभी हमने क्या बताया कि 1 महीने के भीतर जो है लिखित सूचना देनी पड़ती है, लेकिन इसी दरमियान यदि लोकसभा क्या हो जाए, विघटित हो जाए, भंग हो जाए। हमने क्या बताया था, हमारा जो प्लेलिस्ट में वीडियो है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हमने बताया था कि राज्यसभा एक उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता, विघटित नहीं होता। लोकसभा निम्न सदन है जो विघटित होता है। तो लोकसभा यदि बीच में कहीं क्या हो जाए कि विघटित हो जाए तो यदि नई लोकसभा का जो बैठक होगा, नई लोकसभा का गठन होगा, उसके प्रथम बैठक होने से 30 दिनों के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकती है। उसके बाद यह स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर 30 दिनों तक यह प्रभावी रह सकती है, प्रथम बैठक से 30 दिनों तक, और उसके बाद यह जो राष्ट्रीय आपात है ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात लागू होने से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के बारे में लिखा गया था। जब हमारा मूल संविधान बन रहा था तो लिखा गया था कितना समय, 2 महीना।
लेकिन जब 2 महीना के भीतर जो है लिखित सूचना देनी पड़ेगी, अनुमोदित होना कितने दिनों के अंदर में, 2 महीने में। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में लागू किया गया, तो जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में लागू किया गया, तो उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होने के बाद यह आपातकाल अनिश्चित काल की थी। तो पहले क्या था कि एक बार यदि राष्ट्रीय आपात लग गया था तो वह अनिश्चित काल के लिए था। अभी हमने क्या बताया था कि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक बार लग गया सो लग गया। तो पहले अनिश्चित काल के लिए लगता था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित हुआ तो यह 6 महीना कर दिया गया। कितना? 6 महीने का नियम बन गया कि 6 महीना तक यह जो है राष्ट्रीय आपात प्रभावित रहेगा, चाहे वो देश में राष्ट्रपति शासन हो या नेशनल इमरजेंसी हो। कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने तक। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। पहले जो था जो दोनों सदनों से अनुमोदन होने के समय सीमा कितना था? 2 माह। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत उसे चेंज करके कितना कर दिया गया? 1 महीना, जो अब वही लागू है। देखिए, मूल संविधान जो हमारा था उसमें यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि आपात घोषणा भारत के किसी क्षेत्र तक भी सीमित रह सकती है। अर्थात मूल संविधान के समय यह समझा जाता था कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया मतलब पूरे देश में लागू हो गया। देखिए, समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए कि जब 44वां संविधान संशोधन 1978 लागू नहीं हुआ था, अर्थात आपातकाल जब लागू नहीं हुआ था, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले था कि यदि किसी क्षेत्र में, अगर मान लेते हैं कि हमारा, जैसे कि मान लेते हैं बिहार है, बिहार में पटना है, तो पटना में ऐसा सिचुएशन आ गया कि राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे लागू होगा। तो जब यहाँ पे सरकार राष्ट्रीय आपातकाल लागू करती थी तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, पूरे देश की स्थिति चरमरा गई। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होगा हमने बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे शब्द जोड़े गए थे। आधा संविधान की बातें इसी से लिया गया है, इसी में जोड़ा गया है। अखंडता, एकता, ये सभी बातें जो है, धर्मनिरपेक्षता, बहुत सारी बातें जोड़ी गई है। तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू किया गया तो उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपात किसी भी विशेष क्षेत्र में भी लगाई सकती है जो जगह प्रभावित है, अर्थात केवल वहाँ या राज्य या कहीं और भी राष्ट्रीय आपात लगाई जा सकती है। तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ तो उस समय यह संशोधन कर दिया गया कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आपात यदि एक क्षेत्र में है तो उसके लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा। ऐसे तो पूरे देश की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह कह दिया गया कि जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करनी है, जहाँ की स्थिति गड़बड़ है, अब राष्ट्रीय आपात वहीं पे लागू होगा। तो किसी एक क्षेत्र में, किसी एक राज्य में या किसी एक विशेष स्थान पे यह राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है। याद रखेंगे कि संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले जब हमारा संविधान संशोधन लागू हुआ 38वां, तो उसमें इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा एक प्रावधान जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर विभिन्न घोषणा करने की शक्ति होगी। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने एक क्या प्रावधान जोड़ दिया कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर विभिन्न घोषणा करने की शक्ति होगी। अर्थात राष्ट्रपति अलग अलग, अगर ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इस चीज़ की घोषणा करनी है, ये चीज़ों का प्रावधान करना है, तो राष्ट्रपति यह कर सकता है। तो यह किस में लागू हुआ? 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। उस समय कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी की, कांग्रेस की सरकार थी। अब यह चाहे राष्ट्रपति पहले से ही क्यों ना घोषणा कर दे और वह चल रहा हो,
अर्थात 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगी है और जरूरत पड़ती है तो दूसरी आपातकाल भी लगाई जा सकती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक आपातकाल भी लगाने की व्यवस्था कर दी गई। तो यह चीज़ जो है इंदिरा गांधी की सरकार में बहुत अच्छा घटित हुआ। तो 38वां संविधान संशोधन 1975 में क्या इसे किया गया? इसे किया गया कि 1 से अधिक जो है राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाई जा सकती है। जैसे कि यदि बिहार में लग गया तो उत्तर प्रदेश में भी एक अलग से राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जा सकती है। अगर वो देखा गया कि उत्तर प्रदेश की भी हालत खराब है तो 1 से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की भी शक्ति दे दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है 38वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। अब राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि कोई जरूरी नहीं है कि चूंकि देखिए 6 महीना तक तो राष्ट्रीय आपातकाल का समय है, इसके बाद फिर दोनों सदनों से क्या करना पड़ेगा, तो विशेष बहुमत से उसे पारित कराना पड़ेगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति जब चाहे तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा समाप्ति के लिए कर सकता है, जब चाहे तो समाप्ति के लिए घोषणा कर सकता है। इसके लिए उसको किसी संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, सदन के लिए हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। जब मन चाहे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 1 महीना के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा यदि अनुमोदन की प्राप्ति नहीं हुई तो इस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त हो जाएगी। कि यदि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया कि ठीक है दे दिया, अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया कि बिना सिग्नेचर किए हुए संसद को दे दिया कि ठीक है लीजिए आप इसको संभालिए, तो 1 महीना के अंदर में यदि वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं दोनों सदन तो यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति ने इसे समाप्त कर दिया। तो यह 1 महीना के अंदर स्वतः समाप्त हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि यदि लोकसभा मूल घोषणा या अवधि बढ़ाने वाली घोषणा के विरोध में कुल सदस्य का 1/10 सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना दी जाती है तो ऐसी स्थिति में 14 दिनों के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से लोकसभा की बैठक बुलाएंगे। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? यह जोड़ा गया कि यदि लोकसभा मूल घोषणा या अवधि बढ़ाने वाली, जैसे कि जो राष्ट्रीय आपात है उसकी मूल घोषणा या अवधि बढ़ाने वाली घोषणा के विरोध में यदि कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य, इसे गणपूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणपूर्ति। सदन की बैठक कब होती है? जब सदस्यों की संख्या कुल सदन के सदस्यों की संख्या का कितना उपस्थित हो, 1/10। तो यही गणपूर्ति अर्थात कुल सदस्यों की संख्या की 1/10 सदस्यों के द्वारा यदि वे लोकसभा के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना दी जाती है तो ऐसी स्थिति में 14 दिनों के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे? अनिवार्य रूप से बैठक को बुलाएंगे और फिर इस संकल्प पर विचार होगा। यह जो राष्ट्रीय आपात है इस पर विचार होगा और फिर एक बार फिर से लोकसभा के गठन के लिए मतदान होगा और फिर साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है। तो कितने दिनों के अंदर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों को सूचना देंगे? 14 दिनों के अंदर। और फिर उसके बाद लोकसभा भंग हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात भंग होने की सूचना मिल जाएगी और फिर मतदान होगा और फिर साधारण बहुमत पारित होगा, विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत। और उसके बाद यह राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ही नहीं है तो यह लिखित सूचना किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को। किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को। अब एक देखिए, अब इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या नियम लागू होता है, क्या क्या नियम राष्ट्रीय आपात के समय लागू नहीं होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो देश का ढांचा कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है और 3 प्रकार के प्रभाव पड़ता है। एकात्मक का मतलब क्या? सारी शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? राष्ट्रपति के पास। और 3 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कैसा?
पहला तो केंद्र और राज्य के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र और राज्य के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि केंद्र का जो पावर है वह राज्यों पर अधिक बढ़ जाता है। लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यवाही पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ लोगों के मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न, ये आईएएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं कि कितने प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो 3 प्रकार के। पहला, केंद्र और राज्य के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यवाही पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। तो 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। कब? जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तब। यह सभी बातें किसमें हैं? 352 अनुच्छेद में। तो राष्ट्रीय आपात के लिए कौन सा अनुच्छेद? 352। अब आता है अनुच्छेद 353। अनुच्छेद आर्टिकल 353। अनुच्छेद 353 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 353 में लिखा गया है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है। राष्ट्रीय आपात के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अनुच्छेद 353 में क्या लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के नियमों के तहत शासन चलाना होता है। अर्थात राज्य सरकार पर पूरा आधिपत्य किसका हो जाता है? केंद्र का। क्योंकि राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? केंद्र का। तो जाहिर सी बात है, जो राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक अंग होता है, कार्यपालिका जो संसद के जो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति, तो इसमें राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ये राष्ट्रपति जो होता है केंद्र का मेन हेड होता है। तो सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास, अर्थात केंद्र के अधीन हो जाती है। और जो संसद जो होता है, राज्य सूची का जो विषय होता है उस पर कौन सा नियम बनाता है? तो संसद बनाता है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी पर शक्तियां किसको प्राप्त हो जाती है? तो केंद्र सरकार को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल निलंबित नहीं होती है। ऐसा तब होता है जब राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया तो राज्यों की राज्य विधानमंडल निलंबित नहीं होती है, विधानमंडल की कार्यवाही चलती है। लेकिन यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, जिसे राज्यीय आपातकाल कहते हैं, तो उस समय उस राज्य की विधानमंडल आसानी से निलंबित हो जाएगी। यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे भारत के स्थान पर किसी राज्य या क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है तो भी संसद को आपात की घोषणा करने वाले राज्य से भिन्न अन्य क्षेत्रों, राज्यों या पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। और यह बात भारत के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ी गई। तो अभी हमने ऊपर में बताया था कि किसी विशेष क्षेत्र तक भी यह आपातकाल लागू हो सकता है, किसी विशेष राज्य में भी लागू हो सकता है। साथ ही साथ एक से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो सकता है, राज्यीय आपातकाल लागू हो सकता है। तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे भारत के स्थान पर किसी राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र तक लागू होती है तो संसद को आपातकाल की घोषणा करने वाले राज्य से भिन्न क्षेत्रों, राज्यों या पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो यह क्या कर सकता है कि संसद क्या कर सकता है कि उस समय उस राज्य के लिए या पूरे केंद्र के लिए या किसी विशेष क्षेत्र तक कोई यह नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। किसके तहत? यह बात लिखा गया है आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 42, उसी के तहत 1976। अब अनुच्छेद 250 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 250 में स्पष्ट किया गया है कि संसद के द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपात की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रह सकते हैं। लेकिन अगर राज्य चाहे तो प्रस्ताव लाकर उसे
पहले भी समाप्त कर सकती है। तो अनुच्छेद 250 में लिखा गया है कि संसद जब आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपात की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रह सकते हैं। कि राज्य सूची का जो विषय हो गया उसका जो कानून है वह राष्ट्रीय आपात की समाप्ति के बाद कितने महीनों तक प्रभावी रह सकता है? 6 महीनों तक। लेकिन यदि राज्य चाहे तो उस पर प्रस्ताव लाकर उसे पहले भी समाप्त कर सकता है। अब आर्टिकल 354 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 354, आर्टिकल 354 में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य करों के संवैधानिक वितरण से संवैधानिक उपबंधों में संशोधन कर सकते हैं और ऐसा संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। तो अनुच्छेद 354 में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य करों के संवैधानिक वितरण से, अर्थात जो टैक्स लगता है उसके संवैधानिक वितरण से संबंधित उपबंधों में क्या कर सकता है? तो संशोधन कर सकता है। अर्थात टैक्स कितना लगना चाहिए, टैक्स कम ही हो सकता है, क्योंकि जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो बहुत सारे बैन लगा दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार टैक्स का प्रभाव कम कर दिया जाता है, चाहे वो केंद्र का हो, केंद्र और राज्य के बीच का हो। तो उसमें राष्ट्रपति संशोधन कर सकता है और यह जो संशोधन है उस वित्त वर्ष तक जारी रहेगा जिसमें आपातकाल समाप्त हो जाता है। अर्थात मान लेते हैं अभी 2022 है तो 2022 में आपातकाल लागू हो गया, तो जब तक आपातकाल लागू होने का समय है उस वर्ष तक यह जो है करों का जो संवैधानिक संशोधन है, उपबंध है, वह लागू रहेगा। अब देखिए अनुच्छेद 80 के दूसरे भाग में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 80 के दूसरे क्लॉज में लिखा गया है 82 में कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद के द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अनुच्छेद 80 के दूसरे क्लॉज में 82 में लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गए, तब लोकसभा का कार्यकाल जो है तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे जो है संसद क्या कर सकता है? विधि बना करके, अर्थात कानून बना करके एक समय में कितने बरस के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। याद रखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो अब है कि पांचवी लोकसभा को 1971 से 1975 तक होना था। देखिए अब इसी के आधार पर एक उदाहरण है, जैसे कि 5वां लोकसभा का गठन हुआ था कब? 1971 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वैसे तो 1952 में पहली लोकसभा गठन हुई थी, 1971 में 5वीं लोकसभा का जब गठन हुआ तो इसे 5 वर्ष रहना था। हमने क्या बताया था कि लोकसभा का समय कितने वर्ष है? 5 वर्ष, और राज्यसभा 6 वर्ष। तो 71 से लेकर 75 तक लोकसभा को 5 वर्ष रहना था। लेकिन 1975 में क्या लागू हो गया? नेशनल इमरजेंसी, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। तो उस समय लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके कितना वर्ष बढ़ा दिया गया? 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। और कितना कर दिया गया? 1976 तक कर दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1976। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 1976 में भी रह गई। लेकिन यह जो राष्ट्रीय आपातकाल था जो 1975 में लागू हुआ था वह 1976 में भी जारी रहा। फिर से लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया और इसका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया? 1977 तक। और इसका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाकर 1977 कर दिया गया। ये उदाहरण था कि मतलब कि बढ़ा दिया गया था। इसके पहले लोकसभा के कार्यकाल को कितना वर्ष? 1 वर्ष। अनुच्छेद 172 के पहले क्लॉज में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 172 के पहले क्लॉज में लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे विधि बनाकर
एक समय में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकता है। तो अभी हमने क्या बताया कि 80 का दूसरा क्लॉज और 172 का पहला क्लॉज। एक देखिए 80 का जो दूसरा क्लॉज है वो किसके लिए है? केंद्र के लिए, कि अर्थात केंद्र का जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। लेकिन 172 का जो अनुच्छेद है उसका पहला जो क्लॉज है यह राज्यों के लिए है, राज्यों के विधानमंडल के लिए है। यदि राज्यों में आपातकाल लागू हो जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उस राज्य में वहाँ का जो संसद है उस राज्य का, अर्थात जो राज्य विधानमंडल है वह विधानसभा के कार्यकाल को उसके सामान्य कार्यकाल से आगे जो संसद क्या कर सकता है कि कानून बनाकर उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय शक्ति किसके हाथ में जाती है? केंद्र के पास। तो संसद क्या कर सकता है कि राज्यों के विधानमंडल का जो कार्यकाल है, विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। किस प्रकार से? कानून बना करके, विधि बना करके। अब आते हैं अनुच्छेद 1958। अनुच्छेद 1958 में लिखा गया है कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के घोषणा के कारण। तो अनुच्छेद 358 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 358 में लिखा गया है कि यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण लगता है और उसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने का अधिकार। तो बहुत सारे जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 19 का जो मौलिक अधिकार है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा आर्टिकल स्वतः निलंबित हो जाता है। तो जब युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति के समय जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितने सारे मौलिक अधिकार होते हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। सशस्त्र विद्रोह के कारण लगे आपातकाल के लिए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। याद रखेंगे, यह जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत वह केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय ही निलंबित होगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह होता है, अर्थात जिसे उस समय क्या नाम रखा गया था? आंतरिक विद्रोह। तो यदि देश में आंतरिक विद्रोह हुआ तो उसके कारण अनुच्छेद 19 का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार है, यह सभी निलंबित नहीं होंगे। तो सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल के लिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, कभी निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 359 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 359 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान आदेश निकालकर यह घोषित कर सकता है कि भाग 3 में हमें अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर कौन से मूल अधिकारों को न्यायालय से परिवर्तित करने का अधिकार निलंबित रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास कीजिए। अनुच्छेद 359 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 359 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की वह घोषणा करता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान वह आदेश निकालकर यह भी घोषणा कर सकता है कि अनुच्छेद 3 में क्या क्या लिखा गया है। भाग 3 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का। तो भाग 3 में शामिल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर कौन से मूल अधिकारों को न्यायालय से परिवर्तित करने का अधिकार निलंबित रहेगा। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 उसको छोड़कर यह अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी क्या होगा? तो निलंबित नहीं होगा। अब इसके बाद कौन कौन से अनुच्छेद को निलंबित करेगा, यह अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। वह न्यायालय से परिवर्तित करने का अधिकार
रहेगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है कंप्लीटली, तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाएंगे। लेकिन जब युद्ध और बाहरी आक्रमण होगा तो उस समय केवल आर्टिकल 19 क्या होगा? अनुच्छेद 19 निलंबित रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। कब कब? एक बार 1962 में भारत चीन के आक्रमण के समय, भारत पर जब चीन का आक्रमण हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। दूसरा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था। और तीसरा 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। तो बाहरी आक्रमण और युद्ध के द्वारा 2 बार इसमें अनुच्छेद 19 निलंबित हुआ था। कब? एक बार 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय, और दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। और तीसरा बार आपातकाल लागू हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पर, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी की सरकार को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना था। चूंकि इंदिरा गांधी को आंतरिक अशांति के आधार पर देश में लगाना था, उस समय सभी चीज़ निलंबित नहीं करना था, पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण पहले ही आपातकाल लागू हुआ था। चूंकि 1975 से 4 बरस पहले पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था भारत पे, तो उस समय देश में आपातकाल लागू हो गया था। तो अतः आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत यह कानून बना दिया कि देश में एक साथ 2 या 2 से अधिक आपातकाल लागू हो सकते हैं। तो इसी आधार पर 38वां, जब अभी हमने ऊपर बताया कि जब 38वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो यह कानून बना दिया गया कि देश में एक बार में एक या एक से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। और इस प्रकार 1975 से 1977 तक देश में आंतरिक अशांति और पाकिस्तान के आक्रमण के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था वह दोनों लग गया। तो इस चूंकि एक तो पहले से क्या था, 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण, युद्ध के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार 1975 में बनी, तो देश में आंतरिक अशांति के आधार पर भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि 38वां संविधान संशोधन हो गया था 1975 में। क्योंकि और उसमें क्या कहा गया कि देश में एक बार से एक या एक से अधिक आपातकाल भी लगाई जा सकती है। तो देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब से कब तक लगा? 1961 से 1968 ईस्वी तक। दूसरा कब लगा? 71 से 77 तक। और तीसरा लगा 75 से 77 तक। तो देश में 3 बार आपातकाल लागू हुआ, वर्ष 1961 से 1968, 1971 से 75 और 1975 से 77। तो मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा गलत कारणों से या गलत नियमों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गई, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है। तो जब देखिए मूल संविधान में यह, अर्थात जब राष्ट्रीय आपात के लिए सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में जाया नहीं जा सकता था, न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब लागू हो गया, तो यह सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, यह देख सकता है, यह कर सकता है उसके विरुद्ध यदि राष्ट्रपति गलत नियमों के आधार पर या गलत कानूनों के आधार पर राष्ट्रीय आपात की स्थिति नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया, तो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, उसे रद्द भी कर सकता है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दिया गया। 38वां संविधान संशोधन 1975 में
इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस उपबंध को संविधान से हटा दिया गया। इस क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट रूल। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 356। कौन से भाग में? भाग 18। भाग 18 के अनुच्छेद 356 में, याद रखेंगे, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 120 से भी ज़्यादा बार। अब तक 120 से भी ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य किसी माध्यम से यह पता चलता है कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो यदि किसी राज्य की जो प्रशासन तंत्र है वह सही ढंग से नहीं चलती और राज्यपाल क्या करता है कि राष्ट्रपति को सूचना देता है कि हमारे राज्य की स्थिति गड़बड़ा गई है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अर्थात सारी जो उस राज्य की शक्ति है, पावर है, सारा नियम कानून है वह केंद्र ले लेगा और उस राज्य का जो कानून है वो किसके अनुसार चलेगा? राष्ट्रपति के शासन के अनुसार, केंद्र के शासन के अनुसार चलेगा। बहुत सारी बाध्यताएं लागू हो जाएगी। अनुच्छेद 356 में लिखा गया है, ये 56 है। अनुच्छेद 356 में लिखा गया है कि यदि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। अनुच्छेद 356 में यह भी बात लिखा गया है कि केंद्र जो भी सारा डायरेक्शन दी है, जो भी सारा नियम कानून बनाई है राज्यों के लिए, और राज्य उसका अनुपालन नहीं कर रहा, तो यह राष्ट्रपति यह मान लेता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो उस समय भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा हो गई तो उसके जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रीय आपात के लिए कौन से बहुमत से, तो वह विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए 2 महीना के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि साधारण बहुमत किसके लिए? राष्ट्रपति शासन के लिए। 2 महीना के अंदर राष्ट्रपति शासन के प्रभाव होने की घोषणा के 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत से दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या था कि 1 महीना के अंदर वो भी विशेष बहुमत से। जब मूल संविधान बना था आपातकाल के लिए तो वह 2 महीने था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। 2 महीना से 1 महीना कर दिया गया। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया? न्यायिक शक्ति भी दे दी गई। राष्ट्रपति यदि 2 माह के भीतर राज्यसभा से अनुमोदन हो जाए और यदि उसी दौरान लोकसभा विघटित हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रह सकती है। कितना दिन तक? 30 दिन तक। सेम टू सेम चीज़ वही चीज़ है कि यदि राज्यसभा से अनुमोदित हो जाए और उसी दरमियान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के भीतर यह जो है राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। यदि संसद का अनुमोदन हो जाए तो राष्ट्रपति शासन कितने महीने तक चलता है? 6 महीने तक। 6 महीने तक। लेकिन और अधिकतम 2 वर्षों तक कुछ शर्तों के साथ रह सकता है। यदि पूछा जाए कि
राष्ट्रपति शासन ऐसे कितने महीना तक चलेगा? 6 महीना तक। लेकिन उसे 6 महीना बढ़ाकर अधिकतम कितने वर्षों तक चलाया जा सकता है? 6 वर्षों तक। लेकिन उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ 2 वर्षों तक कुछ शर्तों के साथ यह रह सकता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 356 में एक प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को उपर्युक्त विधि से 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि 1 वर्ष की अवधि के बाद भी बढ़ाना हो तो उसके लिए 2 अन्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 356 में एक प्रावधान जोड़ दिया गया। क्या प्रावधान जोड़ दिया गया? कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 2 विधियों से 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। और यदि 1 वर्ष के बाद भी बढ़ाया जाना है तो उसके लिए 2 शर्त होने आवश्यक हैं। कितने? 2 शर्त। पहला शर्त क्या है? यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य में अथवा किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ हो, तो अनुच्छेद 352 के तहत यदि किसी राज्य में, देश में या किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ हो, तो उस कंडीशन में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उसके 1 वर्ष को और 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित हैं, यदि किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव है और राज्य उस विधानसभा के चुनाव होने में कठिनाई महसूस करे या ऐसा लगे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में भी यह आपातकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्षों के बाद राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो 3 वर्षों के बाद यह राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है? स्वतः समाप्त हो जाता है। और 3 वर्षों के बाद चुनाव किसी भी हाल में कराना ही होगा। तो यह 3 वर्षों के बाद राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सटेंड होगा तो अगला 3 वर्ष तक, अभी हमने क्या बताया, 1 वर्ष तो रहेगा, फिर 2 बार 1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब यह 3रा वर्ष पूरा होगा तो यह ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा और उसके बाद उस राज्य में किसी भी हालत में चुनाव कराना होगा। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन को कभी भी वापस लिया जा सकता है, अर्थात इसे समाप्त करने के लिए संसद की अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती। तो राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने के लिए संसद के किसी भी सदन की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसद 2 महीने के भीतर यदि अनुमोदन नहीं भी करती है तो राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से अभी हमने देखा, ये राष्ट्रीय आपात का कंडीशन सेम टू सेम वही है। न्यायिक समीक्षा में गलत पाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, वह राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकता है। यदि राष्ट्रपति गलत ढंग से या किसी गलत कारण से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है। अभी हमने बताया ऊपर में, वह क्या कर सकता है? तो न्यायिक समीक्षा करके उसको समाप्त कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अभी हमने क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दे दिया गया। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सरकार का सारा जो कार्यभार है किसके पास चला जाता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की टीम के द्वारा उस राज्य का संचालन करते हैं। तो जितने सारे जो पॉलिटिकल पावर है उन सब की शक्ति समाप्त हो जाती है। चूंकि राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और जितने सारे जो लोक सेवा आयोग है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उन सब का गठन करता होता है कौन? तो राष्ट्रपति होता है। तो जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनका एक टीम गठित करता है राष्ट्रपति और उनको दे देता है शासन चलाने के लिए राज्यों में। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? संसद को। ये अभी हमने ऊपर में देखा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है
तब भी सर्वोपरि कौन हो जाता है? संसद। राज्य सूची या किसी भी सूची पर विषय बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति शासन के समय भी राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो संसद के पास चला जाता है इस कानून बनाने का अधिकार। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति संसद के अनुमोदन अर्थात 2 माह के बाद विघटित या निलंबित कर सकता है, या और यदि विघटित करता है तो संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो 2 महीना के बाद या संसद के अनुमोदन होने के बिना ही यह क्या कर सकता है? उसे विघटित कर सकता है या फिर निलंबित भी कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति विघटित कर देता है तो संसद को कानून बनाने का अधिकार भी मिल जाता है। संसद या राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी प्रभावित रहेगा, जब तक राज्य विधानसभा उसे विधि या कानून बनाकर समाप्त नहीं कर दे। तो संसद या राष्ट्रपति के द्वारा जो यह कानून बनाया जाता है यह तब तक प्रभावित रहेगा जब तक राज्य विधानसभा का गठन नहीं होता और राज्य विधानसभा उसको कानून बनाकर समाप्त नहीं कर देती, तब तक यह कानून बना रहेगा। राष्ट्रपति शासन के समय मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही उस राज्य की उच्च न्यायालय की शक्तियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है अर्थात युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, लेकिन आंतरिक अशांति भी लागू हो जाता है। युद्ध बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, तो उस समय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, एक है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और एक है जो हमारा अधिकार है हमारा शारीरिक दैहिक स्वतंत्रता। इस समय इसमें क्या करता है कि निलंबित कर देता है, बाकी राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होता है कि कौन कौन से आर्टिकल को हम लोग क्या करें तो निलंबित करें आवश्यकता के अनुसार। लेकिन राष्ट्रपति शासन के समय कोई भी मौलिक अधिकार का हनन, कोई भी मौलिक अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट की शक्ति का भी कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक केस है 1994 में सोमप्पा रेमप्पा बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। तो 1984 ईस्वी में सोमप्पा रेमप्पा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। क्या केस था कि एस.आर. बोम्मई 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। एस.आर. बोम्मई कौन थे? तो 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक में जनता पार्टी और लोक दल पार्टी दोनों की सरकार थी। दोनों ने मिलकर जनता दल पार्टी बनाया था और जनता दल की सरकार में एस.आर. बोम्मई क्या बन गए थे? तो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद इन्हीं की शासनकाल में एक सांसद थे जो उस समय कर्नाटक के राज्यपाल एम.एस. सुब्बैया के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए मैं कुछ साथी के साथ अपना सरकार छोड़ रहा हूँ। उस एमएलए ने 19 एमएलए के इस्तीफे के हस्ताक्षर भी दिया कि देखिए इतने लोग जो हैं अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। तो राज्यपाल वेंकट सुमैया ने बिना किसी से पूछे वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी और कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बाद में राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि जो एमएलए राष्ट्रपति के शासन के लिए और इस्तीफे के लिए हस्ताक्षर किए थे वे सामने आए, पर जब सभी एमएलए उपस्थित हुए तो राजीव गांधी ने कहा कि एमएलए ने कहा कि हम लोग तो किसी इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, केवल वही एमएलए ने हस्ताक्षर दिए थे। और यह बात जब मुख्यमंत्री सुब्बैया को पता चली तो वे राज्यपाल के पास गए और कहा कि आप समय दीजिए और मैं बहुमत साबित करता हूं। तो इस पर राज्यपाल ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इस पर मुख्यमंत्री सुब्बैया कर्नाटक उच्च न्यायालय चले गए, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए और कर्नाटक उच्च न्यायालय में उनकी याचिका को क्या कर दिया?
खारिज कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री जो थे सुबैया, वे सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि जब तक ऐसे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, लेकिन तब तक सुबैया की सरकार जा चुकी थी और इनकी सरकार की समाप्ति और दूसरी सरकार थी और वह भी सरकार समाप्ति के कगार पे थी। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या आया? देखिए, इस फैसला के आने से पहले कहानी क्या है कि 1984 में एक केस आया था। केस ये था 1989 का केस था। ये केस जो हुआ था 1994 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया था 1994 में। मामला क्या था कि 1989 ईस्वी में जब भारत में राजीव गांधी की सरकार थी और उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे सुबैया। ये जो सुबैया की सरकार थी, जनता पार्टी और लोक दल की पार्टी के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार थी और उस सरकार कौन थी? जनता दल। इस जनता दल की सरकार में एम.आर. सुबैया जो थे, एस.आर. बोम्मई मुख्यमंत्री थे और इन्हीं की शासन काल में एक सांसद थे, एमएलए अर्थात एक सांसद थे जो उस समय के कर्नाटक के राज्यपाल थे, जिनका नाम था एम.एस. सुबैया। और एम.एस. सुबैया के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास तो बहुमत ही नहीं है और कुछ साथी के साथ मैं सरकार को छोड़ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई बहुमत नहीं है और कुछ साथियों का देखिए मैं हस्ताक्षर लाया हूँ, 19 साथियों का मैं हस्ताक्षर लाया हूँ और वो भी क्या कर रहे हैं कि सरकार को छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो कोई बहुमत नहीं है। और उस 19 एमएलए के इस्तीफे का हस्ताक्षर जो है उस नेता ने सौंपा राज्यपाल को। तो राज्यपाल ने बिना कुछ समझे, सुबैया साहब ने बिना कुछ समझे राजीव गांधी से समय लेकर राष्ट्रपति के पास चले गए और राष्ट्रपति से कहा कि हमें हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन चाहिए। और उस समय राष्ट्रपति ने तुरंत कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन जब बाद में पता चला तो राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि जो एमएलए राष्ट्रपति शासन के लिए अपने इस्तीफे का हस्ताक्षर राष्ट्रपति के पास दिए हैं वे सभी उपस्थित हो जाएं। लेकिन जब उन्होंने उपस्थित होने को कहा तो कोई भी जो है एमएलए सामने नहीं आए क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर किया ही नहीं था। और उन्होंने क्या कहा कि हमने तो राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में कभी हस्ताक्षर किया ही नहीं था, हमने अपनी सरकार छोड़ने के लिए कभी हस्ताक्षर किया ही नहीं था। और जो व्यक्ति आप लोग को हस्ताक्षर सौंपे थे केवल वही व्यक्ति ने क्या कहा कि राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। यह बात जब सुबैया साहब को पता चला, एम.एस. सुबैया को, जब यह मुख्यमंत्री सुबैया को पता चला तो वे राज्यपाल के पास गए और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हमें समय दीजिए और मैं अपना बहुमत साबित करता हूं। लेकिन राज्यपाल ने क्या कहा कि नहीं, अब आपके बहुमत पारित करने का समय समाप्त हो चुका है क्योंकि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है तो आपका बहुमत साबित नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ पे चले गए? तो कर्नाटक हाई कोर्ट में केस कर दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहाँ पे केस कर दिया? बोम्मई ने। ये याद रखेंगे, ये मुख्यमंत्री बोम्मई थे और राज्यपाल ये सुबैया नहीं है, मुख्यमंत्री बोम्मई थे। तो मुख्यमंत्री बोम्मई कर्नाटक हाई कोर्ट में केस कर दिए, लेकिन उनकी केस को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद जो बोम्मई साहब थे वे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला 5 बरस के बाद आया। इसके संबंध में फैसला कितने बरस के बाद? 5 साल के बाद आया। तब तक जो है इनकी सरकार जो है, जो हमारे बोम्मैया साहब थे उनकी सरकार जा चुकी थी और जो अगली सरकार आई थी वो अभी अंतिम कगार पे थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया कि सरकार को प्राप्त बहुमत का निर्धारण सदन के पटल पर न होकर राज्यपाल की व्यक्तिगत राय पर होना चाहिए। यह गलत है, अर्थात सरकार को प्राप्त बहुमत का निर्धारण सदन के पटल पर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल यदि कह दे कि ठीक है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो ऐसे नहीं चलेगा।
इस चीज़ को सदन के पटल पर आना चाहिए और सदन के सदस्य जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं होगा, तब तक कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। दूसरी बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा जब संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया हो। दूसरी बात कहा कि विधानसभा को भी आप डायरेक्ट भंग नहीं कर सकते, कोई भी राज्य विधानसभा को ऐसे भंग नहीं कर सकता। भंग तभी किया जाएगा जब संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन किया हो। तीसरी बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति शासन के सभी पहलुओं को न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, किस ढंग से लागू हुआ, लागू करने का समय सीमा था या नहीं था, या गलत ढंग से लागू हुआ, तो उसके लिए भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अर्थात उसके लिए कोर्ट जाया जा सकता है, उसको देखेगा कोर्ट। अगर गलत है तो गलत होगा, उसको समाप्त किया जाएगा, और अगर सही है तो फिर उस राष्ट्रपति शासन को लागू रखा जा सकेगा। चौथी बात कहा कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात तीनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और एक बहुत बड़ा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल राष्ट्रपति शासन ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपात, उसके बाद वित्तीय आपात और ये जो हमारा राष्ट्रपति शासन है, तीनों का न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अर्थात तीनों के विरुद्ध न्यायालय में संरक्षण में जाया जा सकता है। अब अंतिम आता है वित्तीय आपात अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी भारतीय संविधान के भाग 18 में वित्तीय आपात का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में किसका वर्णन है? वित्तीय आपात का। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में अनुच्छेद 360 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है यदि वह संतुष्ट हो जाए। वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंशियल अर्थात पैसा कौड़ी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो निश्चित है कि अनुच्छेद 360 में क्या लिखा गया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य या देश के अंदर में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अर्थात फाइनेंशियल जो व्यवस्था गड़बड़ा गया है, तो वह देश में या राज्य में या किसी क्षेत्र में वित्तीय आपात की स्थिति लागू कर सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है कि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। तो भारत में पूछा जाएगा कि वित्तीय आपात कितनी बार लागू हुआ? एक भी बार नहीं। लेकिन राष्ट्रपति शासन कितनी बार? 120 से भी ज़्यादा बार लागू हो चुका है। और राष्ट्रीय आपात कितनी बार? 3 बार। एक बार लागू हो चुका है 1968 में, दूसरी बार 71 से 77 में, और तीसरी बार 75 से 77 में। एक बार राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की घोषणा कर दी तो घोषणा के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना अनिवार्य है। लेकिन वो भी कैसे? साधारण बहुमत से। तो केवल राष्ट्रीय आपात के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, यह साधारण बहुमत से ही पारित हो जाएगा। संसद के दोनों यदि 2 माह के भीतर ही लोकसभा विघटित हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपात की बिना अनुमोदन के ही अगर अनुमोदन हुआ नहीं और राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की घोषणा कर दी और उसी दरमियान लोकसभा का विघटन हो गया तो यह लोकसभा के गठन के प्रथम बैठक से 30 दिन की अवधि तक प्रभावी बनी रहेगी। कितना? 30 दिन तक। ये चीज़ें हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अगर नई लोकसभा ने उस पर अनुमोदन कर दिया तो वित्तीय आपात की स्थिति स्वयं नहीं हट जाएगी, लेकिन अगर हस्ताक्षर हो गया तो स्वयं ही हट जाएगी। यदि संसद के दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया तो वित्तीय आपात की स्थिति हमेशा के लिए बना रह सकता है, यानी अनंत काल तक।
और तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति इसकी घोषणा नहीं कर देते, या लोकसभा में प्रस्ताव लाकर भी वित्तीय आपात की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। तो याद रखेंगे कि जिस प्रकार राष्ट्रपति शासन कितने बरस तक, 6 महीना के लिए, और अधिकतम कितने बरस तक, तो अधिकतम उसको 2 बरस तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थात टोटल 3 बरस तक वही रहेगा, फिर समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार अगर लागू हो गया तो कितने महीने तक रहेगा, 6 महीने तक। लेकिन वित्तीय आपात की स्थिति में ऐसा नहीं है। वित्तीय आपात अनिश्चितकालीन के लिए लगेगा। संसद के दोनों सदन उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसे समाप्त कर सकता है, और लोकसभा में प्रस्ताव लाकर भी इसे समाप्त किया जा सकता है। वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति वेतन और भत्ते में कटौती के आदेश जारी कर सकता है कि जब देश में या राज्य में वित्तीय आपात की स्थिति लागू हो जाएगी तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कर्मचारियों के और अधिकारियों के वेतन और भत्ते में कटौती कर सकता है। वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र और राज्य को यह निर्देश दे सकता है, केंद्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों को वेतन और भत्ते में कटौती की जाए। वित्तीय आपात की स्थिति में राज्य विधानमंडल में पारित होने वाले सभी धन विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए अवश्य रूप से भेजी जाएंगी। तो जब वित्तीय आपात की स्थिति आती है तो उस समय राज्य विधानमंडल में जितने सारे धन विधेयक पारित होते हैं तो वे किसके पास भेजे जाएंगे, अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास, क्योंकि सारी वित्तीय पावर किसके हाथ में चली जाएगी, तो केंद्र के पास। इसीलिए धन विधेयक विचार करने के लिए किसके पास अवश्य रूप से भेजी जाएगी, राष्ट्रपति के पास। वित्तीय आपात की स्थिति में राज्य की सरकार और विधानसभा निलंबित नहीं की जाती। जिस प्रकार जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें राज्य की सरकार और विधानसभा निलंबित हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में किसी प्रकार का कोई वित्तीय आपात और मौलिक अधिकार या राज्य की सरकार का निलंबन नहीं होता। इस पर कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो था हमारा राष्ट्रपति शासन अर्थात आपातकालीन प्रावधान, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। आपातकालीन प्रावधान तो बहुत इंपॉर्टेंट था और इसे अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अन्य दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें, और इसे जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जब आए तो हम लोग देख सकें। इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में लगभग सभी चीज़ें हैं, पूरा डिटेल में आप लोग उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।